चलो भाई, इंश्योरेंस करना है स्टार्ट। इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल्स एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। 3 तरह के इंश्योरेंस, 4 तरह के इंश्योरेंस लिखी होंगी आपके सिलेबस में। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। चारों की प्रिंसिपल्स अलग हैं, चारों के सब मतलब अलग है, चारों के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो अलग है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स नहीं होते जो बाकियों में होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फर्क है? तो उसके पैसे मिलेंगे, हॉस्पिटल का बिल मिलेगा। ठीक है, पहले मार्क करो। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉस कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड फैक्टर। मैन मेड फैक्टर भी हो सकता है हमारी खुद की गलती की वजह से, और नेचुरल तो हो ही सकता है, फ्लड, अर्थक्वेक वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर उसके एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है मेरी बुक में, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मिला, ये मार्क करना पूरा पैराग्राफ। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब कि बदले में कुछ दो मेरे को आप, मैं आपका हेल्थ का, लाइफ का सब कुछ इंश्योर कर दूंगा, पर बदले में आपसे कुछ मांग रहा हूँ, उसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम। उसका नाम क्या है कंसीडरेशन का? प्रीमियम। विच मे बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और। तो आपके सबके पेरेंट्स ने इंश्योरेंस करा रखी है, कोई ना कोई इंश्योरेंस, कभी हेल्थ की कराते हैं, मेडिक्लेम जिसको कहते हैं, लाइफ की ऑलमोस्ट लोगों को कराते हैं, तो वो उसका प्रीमियम भरते हैं। वो हर साल भरना है, हर मंथ भरना है, अकॉर्डिंग जिसको जिसकी इनकम का हिसाब होता है वैसे करता है वो। अगर क्या वो भाई, मेरी आवाज तुम्हारी है? अरे अच्छा, माइक लगाऊं? नहीं नहीं, रहने दे, माइक चार्ज भी नहीं है, बहुत दिन हो गए लगाया नहीं। तू भी आएगा? ठीक है। तो इंश्योरेंस कहाँ पे था मैं? हाँ, प्रीमियम देना है। प्रीमियम क्यों देना है? क्योंकि वो आपको इंश्योर करे। तो इंश्योरेंस चलता कैसे है? आपसे प्रीमियम लिया 20,000, मेरे से लिया 20,000, तेरे से लिया 20,000, तेरे से लिया 20,000, ऐसे बहुत सारे लोगों से 15, किसी 10, किसी 5, अकॉर्डिंग जितना अमाउंट है। अब सब बता तो बीमार नहीं होंगे, सब तो नहीं मरेंगे। मान लो 10 का प्रीमियम इंश्योरेंस किया, एक मर गया, तो जो सारे पैसे इकट्ठे हुए हैं वो उसको दे देंगे, अपना प्रॉफिट काट लेंगे, अपने खर्चे काट लेंगे। इंश्योरेंस चलती है ऐसे है। तो अब उसको दे दिए, फिर आगे ये इस बेस पे चलती है कि चेन कभी टूटेगी नहीं, और लोग इंश्योर होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो बड़ा प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है अगर चलाना आ जाए तो। आगे अगर आप बीकॉम वगैरह करोगे ना, आगे बीकॉम प्रोग्राम करते हैं, ऑनर्स करते हैं, उसमें इंश्योरेंस एंड बैंकिंग का अलग से सब्जेक्ट होता है, स्ट्रीम होती है बेसिकली। बीकॉम आप किस में भी कर सकते हो, तो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग होती है, उसमें आप सीए सीखोगे प्रॉपर इंश्योरेंस बैंकिंग के बारे में, तो इसी फील्ड में आप आगे जाओगे, बैंक एंड इंश्योरेंस में। ठीक है, आगे मार्क करो। टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक गुड अ लॉस, डैमेज और इंजरी और समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई नुकसान हुआ उसके पेमेंट करनी है। दो बातें होती है, एक होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, एक होता है इंश्योरेंस क्लेम। फर्क क्या है दोनों में? हाँ, प्रीमियम हमको हर साल देना है, मंथली देना है। जब हमको प्रॉब्लम आएगी तो हमको जो मिलेगा पूरा लमसम इकट्ठा अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं? क्लेम। समझ आ रहा है? अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड is called insured and the firm which insures the risk of loss is known as insurer। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं कि आपने इंश्योरेंस लिए तो आप इंश्योर्ड हो, यू आर इंश्योर्ड अंडर दिस प्रोसेस, अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। और जिसने आपको इंश्योरेंस दी है वो इंश्योरर है, वो पैसे लेगा आपसे। ठीक है जी। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये ना बच्चे भूल जाते हैं, मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको पक्का रहे। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें यह है कि जब आप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो ना इंश्योरर और ना इंश्योर्ड आपस में कुछ भी दूसरे से छुपाए। अगर आपको पहले से हार्ट की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोई बीमारी है XYZ, और आप मेडिक्लेम करते वक्त छुपा दो, और वो ऑब्वियसली आपने क्लेम लिया, मेडिक्लेम लिया, इंश्योरेंस ली, उसके 1 साल बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गई उससे रिलेटेड, तो वो डॉक्टर तो बता देगा ना इसको प्रीवियस है, तो आपको वो क्लेम नहीं देंगे क्योंकि आपने छुपाया था है। हाँ, तो आप ये छुपा नहीं सकते। अटमोस्ट गुड फेथ, यू हैव टू बी इन गुड फेथ। हमने एक पढ़ा था पीछे
प्रमोटर इज इन अ फिड्यूशरी, ट्रस्टी है, लेकिन फिड्यूशरी का मतलब आता है कि ट्रस्ट वर्थी है, कि प्रमोटर कोई पर्सनल सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा कुछ छुपा के। तो यहाँ भी इंश्योरेंस वाला बंदा या इंश्योर्ड जो हो रहा है कोई सीक्रेट चीजें छुपाएगा नहीं, सब कुछ सारे फैक्ट्स क्या करने पड़ेंगे, डिस्क्लोज। जो इंश्योरेंस दे रही है कंपनी वो भी सब कुछ बताएगी, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगी, आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। अगर आपको टाइम नहीं दे रहा तो उसकी गलती है, आप उसको बोलो कि मेरे को टाइम दो, मैं सारा ढंग से रीड करूंगा डॉक्यूमेंट्स। उसमें एक एक बात लिखी होगी, किस चीज़ का क्लेम मिलेगा, किस चीज़ का नहीं मिलेगा, कितने का बेड मिलेगा, कितने का आईसीयू मिलेगा, कितने का वगैरह वगैरह। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में कई बातें होती है कि अगर सुसाइड करते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलता है, नेचुरल डेथ पे मिलता है, अननेचुरल डेथ पे मिलता है, लेकिन कई चीज़ों पे नहीं मिलता, तो वो आपको वो बताएगा। और आपको भी, हाँ, ऐसे मरीज इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस में वो भी आपको सब कुछ बताएगा और आप भी सब कुछ उसको बताओगे। यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज, यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, कुछ छुपाना नहीं है, यह है अटमोस्ट गुड फेथ। अगर आपने कुछ छुपाया, बाद में पता लगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पढ़िए मन में। प्रीमियम जो आपने दे दिया वापस नहीं मिलता। कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा, जो आपने, आपकी गलती है ना, तो आपको पनिशमेंट लगेगी। समझ आया? यही बात बोल रहा है, ठीक है। नीचे आपके कोई टिप टॉप या नोट लिखा हुआ है? एग्जाम्पल तो रीड करो ना उसके बाद। हाँ, उसमें क्या टाइप्स लिखी है, तो इसमें ये लिखा है कि जैसे फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो वो क्या क्या अपना छुपाए ना, वो बताएगा कि कब बिल्डिंग कब बनी, कितनी पुरानी है, क्या उसने फायर डिटेक्टिंग गैजेट्स लगाए थे, क्या फायर फाइटिंग जो होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं वो लगाए थे, गैस सिलेंडर्स लगाए थे, वगैरह वगैरह। ये सब कुछ उसको पता होना चाहिए। मोटर इंश्योरेंस में कैसी गाड़ी है, कितनी पुरानी गाड़ी, इंजन कैसे, सब कुछ बताना पड़ेगा, वरना फिर वो इंश्योरेंस कंपनी बाद में क्लेम नहीं देगी अगर आपने छुपा दिया। अगर आपकी मानो सीएनजी कार है, आपने पेट्रोल लिख दिया, सीएनजी छुपा दी और आग लग गई, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, आपने छुपाया था। समझ गए? ऐसे ही लाइफ के बारे, पर्सनल एक्सीडेंट में हाइट वेट सब कुछ बताना पड़ता है, मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ती है, लाइफ इंश्योरेंस में एज, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लिया आप लोगों ने? जिसके अंदर को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है जो बंदा इंश्योरेंस ले रहा है, जैसे आप लोग अगर मेरे से इंश्योरेंस लेते हो तो आप इंश्योर्ड हो, मैं इंश्योरर हूं, तो जो इंश्योर्ड होता है, जिनको इंश्योरेंस चाहिए, उनका जिस चीज की इंश्योरेंस है, लाइफ, हेल्थ, गुड्स, बिल्डिंग, कार, इन सब के अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है पर किसी और बंदे का आपकी बिल्डिंग में, आपकी गाड़ी में, आपके गुड्स में इंटरेस्ट है, वो भी इंश्योरेंस ले सकता है। जैसे जसकरण ने तेरे पास गुड्स बेचे, तू कह रहा है कि मेरे पास जगह नहीं रखने की, मेरे को भी चाहिए भी नहीं, तेरे को लॉट तूने ऑर्डर ही नहीं दिया, वो कह रहा है यार मेरे पास ना मैं बाहर जा रहा हूँ और इस अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मेरे यहाँ गुड्स खराब हो जाएंगे सारे, कहाँ संभालूंगा, तेरे यहाँ जगह सही है, तू रख ले, तेरा जगह भी है, तो कहेगा मेरे मांगे ही नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, वो कहता कोई बात नहीं, पैसे मत दियो, तू रख ले बस, और जब तेरे को चाहिए हो तो रख लियो, वरना मैं किसी और को भेज दूंगा, तो अपने पास रख ले। अब गुड्स किसके हैं, जगह किसकी है, तेरी, तूने पेमेंट करी नहीं करी, अब वो तेरे यहाँ गुड्स रखेगा। अब गुड्स तेरी कस्टडी में आ गया पर इंश्योरेंस वो ले रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तेरा नहीं है, इंटरेस्ट किसका है। ऐसे भी चलता है। या तुमने एक लोन लिया, तुमने घर का लोन लिया, घर खरीदा, होम लोन ले लिया, होम लोन एक बैंक देगा, अब तुमने अपने घर का इंश्योरेंस नहीं कराया, तुमने कहा क्या करना करा के, बैंक कराएगा,
बैंक करेगा कि अगर तुमने 15 साल का लोन लिया, 15 साल में अगर ये बिल्डिंग अर्थक्वेक से, फ्लड से या वैसे गिर गई, तो तुम बैंक को पेमेंट दोगे? बिल्डिंग तो टूट गई, घर तो टूट गया, तो बैंक कह रहा है मैं तो पैसा मर जाएगा, तो बैंक तुम्हारे घर का इंश्योरेंस कराता है। जब आजकल ये लाइबिलिटी, ये मैंडेटरी हो गया है, अगर आप बैंक से इंश्योरेंस ले रहे हो घर के लिए, तो बैंक से लोन ले रहे हो घर के लिए, तो बैंक आपके घर का इंश्योरेंस कराता है। अगर कोई टूट फूट होती है तो बैंक इंश्योरेंस कंपनी से पैसे करेगा आपसे, आपको दिक्कत, तो रह आप रहे हो पर इंटरेस्ट किसका है? थर्ड पार्टी का, बैंक का, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल रही है, इंश्योरेंस करा रही है। समझ रहे हो? अगर आप गाड़ी पे लोन लोगे तो गाड़ी पे तो इंश्योरेंस करानी मैंडेटरी है, अगर आप नहीं कराओगे तो बैंक को आपको मजबूर करेगा लोन। तो अभी अगर आप मान लो शिप से गुड्स भेज रहे हो, आपने गुड्स यहाँ रख दिए, आपको भेजने हैं अमेरिका, जब तक वो पहुंचेंगे नहीं तब तक किसके गुड्स है? तुम्हारे। अब इसमें 3 बंदे आते हैं, या तो तुम, या शिप का मालिक, या जो रिसीवर है, इन तीनों का इंटरेस्ट है। तो ये मरीन पड़ेंगे, या तो तीनों मिलकर इंश्योरेंस लेंगे, या तू सारी लेगा, या सारी रास्ते की शिप वाले लेगा, या वो लेगा, सबका इंटरेस्ट है। तो गुड्स की पेमेंट अगर तुम्हारे पास नहीं भी आई तब तक गुड्स तुम्हारे है ना, और इंश्योरेंस वो भी ले सकता है। तुम मिलके भी आधे आधे रास्ते की भी ले सकते हो, भाई डॉक तक मैं लूंगा, उसके बाद मरीन का वहां लेगा, वहां से उसका हो जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं तब भी उसकी गुड्स हो गए। तो यहाँ पे यह बात है कि किसी का इंटरेस्ट, किसी के कस्टडी में या ओनर नहीं भी हो तब भी उसका इंटरेस्ट है, तो वो इंश्योरेंस ले सकता है, कंपनी उसको मना नहीं। तो वेदर अ पर्सन इज अ ओनर या नॉट ओनर, इसमें मेन लाइन ये मार्क करने वाली आएगी, अगर पर्सन नीड नॉट बी एन ओनर ऑफ द गुड्स या चीज, तो फिर भी वो इंश्योरेंस ले सकता है, क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट लाया करता है। पूरा का पूरा पड़ेगा। या मॉर्गेज वर्ड लिखा आएगा, मॉर्गेज का मतलब गिरवी या लोन लिया है। पेक्यूनरी इंटरेस्ट, उसका प्रॉपर इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, खास इंटरेस्ट। इस चैप्टर में ये कुछ और आए ना, ये पक्का आता है। अब तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हारी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, वाइफ का इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस तो तुम्हारी हुई, तुम्हारे ओनर तो नहीं है ना वो, पर उनका इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, इंटरेस्ट उनका लायक करे, इसलिए इंश्योरेंस का पेमेंट वो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो, पर तो इंश्योरेंस तुम्हारी लाइफ की हो रही है, दूसरा बंदा भी करा सकता है। ये एग्जाम्पल भी आ सकता है इसमें। आप पूरा पढ़िए। और ये एग्जाम्पल लिख देना, चाइल्ड्स लाइफ इंश्योरेंस बाय फादर या पेरेंट, ये फादर लिख दो बेटर है। हाँ वो तो फैक्ट्री गुड्स वगैरह के बारे में होगा ना, मैं कह रहा हूँ चाइल्ड्स लाइफ इंश्योरेंस बाय फादर, तो वो हो गया कि फादर का इंटरेस्ट लाइक कर रहा है, इसलिए वो इंश्योरेंस ले रहा है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ बोल। लोन लिया, अगर आप लोन की किस्तें तोड़ते हो तो वो बहुत सारे अंदर वो तो इंश्योरेंस तो हो रखी है, इसका कोई चक्कर नहीं है। बैंक का फायदा नहीं होता, बड़ी मुश्किल पैसे निकलते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उसको एक पेमेंट देगी, इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको भी बोलेगी कि बाकी के पैसे तुम दो, पूरे देगी नहीं ना, तुम्हारी किस्तें पूरी नहीं हुई ना, तो पूरे पैसे देगी नहीं, तो बैंक तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। ये बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं इसके अंदर। ये भी आएगा, ये वाली बात अभी आएगी।
पढ़ लिया, लिख लो इसमें चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस बाय फादर, लिख लिया। अगला क्या है जी, इंडेमनिटी को इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये अलग से आता है, ये आसान भी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ज्यादातर ये फायर और मरीन में होता है, लाइफ में नहीं होता ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने गुड्स की इंश्योरेंस ली, अब गुड्स के इंश्योरेंस का मतलब है खाली गुड्स की इंश्योरेंस नहीं होती, आपने गुड्स की इंश्योरेंस थेफ्ट के अगेंस्ट लिया है कि फायर के अगेंस्ट लिया है कि फ्लड के लिए लिया है कि अर्थक्वेक की, सारी लिया है। जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, गाड़ी की इंश्योरेंस मैंडेटरी है थर्ड पार्टी, वो तो मजबूरी है लेनी पड़ेगी। थर्ड पार्टी मतलब अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो थर्ड पार्टी को लाइफ का डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाए उसका खर्चा आता है, वो कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन आपकी गाड़ी का डैमेज वो नहीं देगी थर्ड पार्टी में, आपकी बॉडी में कोई नुकसान होगा वो नहीं देगा, उसको देगा बस। वो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर रखा है, आप कोई और इंश्योरेंस कराओ ना कराओ ये करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी से किसी और का नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। पर आजकल लोग थर्ड पार्टी के साथ साथ सारी कराते हैं, मतलब कॉम्पनसेटरी कराते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कराते हैं। उसमें क्या है कि आपकी लाइफ होगी, आपके जो पैसेंजर्स उनकी लाइफ होगी, गाड़ी का खर्चा टूट फूट हो गया तब इंक्लूड होता है। तो ये आपकी मर्जी, आप कोई भी लो। अब मुद्दा ये है कि आपने मान लो गुड्स की इंश्योरेंस कराई, फायर की या थेफ्ट की या कॉम्प्रिहेंसिव, तो आपकी इंश्योरेंस का बिल, आपने इंश्योरेंस ली 5 लाख की, प्रीमियम पड़ा 25-50 जो भी पड़ा उस मतलब नहीं है, इंश्योरेंस का आपका वैल्यू है 5 लाख। आपके गुड्स उस टाइम गोडाउन में पड़े थे 15 लाख रुपए के और सारे जल गए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए तक का क्लेम देगी। 5 लाख तक वो बुक कर नहीं सकती है, पर गुड्स ज्यादा के हैं, गुड्स ज्यादा के हैं तो वो नहीं देगी कि आपने 5 लाख तक की। सेम फॉर मेडिक्लेम, आपने 5 लाख तक का मेडिक्लेम लिया, आपका बिल 8 लाख रुपए का आया, इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए ही देगी, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आपकी इंश्योरेंस 5 लाख की, आपका बिल 3 लाख रुपए का है, तो वो 3 लाख रुपए देगी, 2 लाख अभी बचा हुआ है आपके पास पॉकेट में। वो अगर उसी साल में रिमेनिंग ईयर में दोबारा कोई नुकसान, आपकी तबीयत खराब होती है, तो 2 लाख आप यूज कर सकते हो। फिर 2 लाख ही मिलेगा, उससे ऊपर का नहीं मिलेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की, जितने का बिल है, जितने का क्लेम आपने अप्रूव कराया है उतने का ही मिलेगा, उससे ऊपर का इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। बस ये सब में लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगता, क्योंकि लाइफ का हम वैल्यू नहीं लगा सकते कि आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं कि बंदा मरेगा, तो मरने के बाद कितना खर्चा आ रहा है वो कैसे पता लगेगा हमको। और बंदा अगर 50 साल की उम्र मरा, बंदा 30 साल की उम्र मर गया, तो अगर जिंदा रहता 50-60 साल तो वो कमाता, अपने बेबी बच्चे पढ़ाता, सब कुछ करता, वो सारा कमाता, घर बनाता, वो सारी वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या पता अनएम्प्लॉयड रह जाता। तो वो वैल्यू निकालनी काफी मुश्किल होती है। तो हाँ, पूरा का पूरा पढ़ो। और इसमें जो लास्ट लाइन होगी कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ये नहीं होता, क्योंकि हम लॉस का कितना नुकसान हुआ उसको हम एस्टिमेट, मान ले आपने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली लाइफ की, कि मेरे मरने के बाद कितना दे दो, 10 लाख, अब आप मर गए, तो उसमें आपको बैंक परेशान है कि आपको 8 लाख दे, 4 लाख दे, 5 लाख दे, क्योंकि वैल्यू कैसे निकाले कितने का नुकसान हुआ। तो नुकसान तो लाइफ का इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट है, कि बहुत तगड़ा नुकसान हो गया, वापस नहीं हो सकता, तो जितने की इंश्योरेंस है उतना मिल जाएगा। तो इंडेमनिटी इसमें चलती नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल का बिल निकाल सकते हो कि 4 लाख का इंश्योरेंस है, 3 लाख का बिल बना, नुकसान कितने का, 3। गुड्स आपके 10 लाख के रिकवर है, आपके गुड्स 4 लाख के नुकसान है, तो वो वैल्यू मेजरमेंट हो सकती है। लाइफ की मेजरमेंट कैसे होगी, तो पूरा अमाउंट देना पड़ता है उनको। कंपनी इसमें से प्रॉफिट नहीं कमा सकती कि थोड़ा दे दो थोड़ा बचा लो, ऐसा नहीं, जितने का नुकसान है सारा देना पड़ेगा। क्या कार, हाँ फिर चोरी हुई तो नहीं हुई, वो भी आएगा प्रिंसिपल। ये सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं ताकि लोगों की प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें एक लाइन लिख लो, आपका फर्स्ट लाइन के एंड में क्या वर्ड्स है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योर्ड,
इसके साथ ही लिखो एंड नो प्रॉफिट कैन बी मेड आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नो प्रॉफिट्स कैन बी मेड आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स। और एग्जाम्पल पढ़ लो। और लास्ट लाइन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस। उसकी इसका मेन मुद्दा है कि जितने का आपका अप्रूवल है उतने का कंपनसेशन करो, उसे छुपाओ। उसको बढ़िया नहीं कि हाँ भी हेरा फेरी करो, अरे 4 लाख का है चल 2.5 लाख दे देते हैं, तेरा खर्चा 10 लाख का है 4 लाख पूरा दे उसको भाई। तो ये इंश्योरेंस कंपनी हेरा फेरी नहीं कर सकती। पढ़ लिया भाई साहब? तीनों समझ आ रहे हैं? अटमोस्ट गुड फेथ क्या था? ना आप कुछ छुपाओगे ना मैं कुछ छुपाऊंगा, वरना क्लेम मिलेगा नहीं। अगला क्या था? इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि मालिक का भी इंटरेस्ट हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, वो करा सकता है, कोई भी करा सकता है। तीसरा इंडेमनिटी की पूरा पूरा क्लेम देना पड़ेगा जितना आपका अप्रूवल है। अगला है जी डॉक्ट्राइन ऑफ, ये कुछ और है, कॉजा प्रोक्सिमा। ये तो नहीं जो बोला था कि अगर फायर के इंश्योरेंस कराइए तो फायर के लिए अप्रूवल मिलेगा, थेफ्ट के लिए नहीं मिलेगा। और हम चाहे तो थेफ्ट, फायर, फ्लड सब कुछ करवा सकते हैं, पर जो आपका कॉज नहीं लिखा गया उसके लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो आपको सारे कॉज लिखवाने चाहिए, वरना आपको दिक्कत आएगी। पढ़ लीजिए पूरा। इसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, समझ आ जाएगा आपको। पॉलिसी लेते वक्त बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या क्या रीजन लिखवा रहे हो। अगर आपके रीजंस यहाँ पे एग्जांपल में लिखा कि फायर का लिखवा है, पर हीट से अगर हुआ है तो फायर नहीं माना जाएगा। वो फायर आग होती है, हीट होती है, तो इसलिए आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। अब फायर का रीजन शॉर्ट सर्किट हुआ तो मिलेगा। क्या भाई? उसने छोड़, जलता है छोड़। आजकल बंदे फायर का इंश्योरेंस लेके खुद ही की फैक्ट्री को आग लगाए थे, क्लेम मिलता है उनको। वो क्या करते हैं, पर वो पकड़े जाते हैं बाद में। हाँ, मैंने गणेश नगर में देखा था, पेंट कंपनी थी, पेंट की दुकान थी, उसने अपनी 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली। आज से हो गए 10 एक साल हो गए। 50 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली, 50 लाख की इंश्योरेंस ली गुड्स की। उस टाइम गुड्स गोडाउन में सिर्फ 5-10 लाख के रखे उस टाइम, बाकी खाली डब्बे रख दिए। उसमें हल्का हल्का वार्निश वगैरह हल्का हल्का सामान रख दिया और आग लगा दी। अब वो जब इंक्वायरी हुई तो उसने बोला कि मेरा तो 70 लाख का माल था। उसको 70 लाख का माल है, 50 लाख तो मिलेगा। तो पर गुड्स कितने के थे? 5-10 लाख के। अब उसका प्लान ये था कि 50 लाख रुपये मिल जाएगा, 10 लाख का नुकसान हुआ है, बाकी 40 तो एक्स्ट्रा हो गए, दुकान रेनोवेट करा देगा। वो पकड़ा नहीं गया, वो क्लेम मिला उसको और दुकान रिन्यू करा ली। लेकिन ये बात बाद में फैल गई, फिर केस चला उस पर, इंश्योरेंस कंपनी केस करा, पर वो हारा नहीं, क्योंकि वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम अप्रूव नहीं कर पाई कि उसने गलत किया। उसके पास ना सारे डॉक्यूमेंट्स, बिल्स थे कि बस मेरे पास थोड़े दिन पहले माल आया था, ट्रक उतरा था, ये था, तो उसने बिल डुप्लीकेट बनवा रखे थे। तब ये ना इलेक्ट्रॉनिक बिल चलता, इलेक्ट्रॉनिक बिल का वो नहीं था, जमाना नहीं था। तो ये हेरा फेरी। अब आजकल जीएसटी आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बिल के बाद ये सब नहीं हो पाता, तो लेकिन लोग पकड़े भी जाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस का क्लेम देती है ना, पहले इंक्वायरी करती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर इन्वेस्टिगेशन में आपकी गलती निकली, वो पूरा मतलब जो कचरा नहीं होता, एशेज होते हैं, वो भी चेक करती है। वो आपका सीन ऑफ क्राइम है, वो आपको उसको हाथ नहीं लगा सकते। इंश्योरेंस कंपनी पूरी इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वाकई वहाँ 50 लाख का भी कुछ जला है, 50 लाख की चीज जली है, उसका तो कोई टीन या लोहा कुछ तो पड़ा होगा, तो अगर उनको लगता है तो आपको देंगे। अगर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि ये 50 लाख का सामान था ही नहीं, तो वो देंगे ही नहीं क्लेम। आपके ऊपर फ्रॉड का केस अलग से कर देंगे। अगर आपने किसी का लाइफ इंश्योरेंस लिया और आपने उसका लाइफ इंश्योरेंस मर्डर कर दिया उसका, जान के कि मेरे को क्लेम मिले, मान लो तूने किसी का 50 लाख की इंश्योरेंस कराई और उसका मर्डर कर दिया 1 साल बाद, अब तेरे को लालच 50 लाख मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर पकड़ा गया कि तूने मर्डर किया तो क्लेम नहीं मिलेगा तेरे को। और इंश्योरेंस कंपनी कराएगी, इन्वेस्टिगेशन कौन कराएगा? तू तो कराएगा नहीं, कौन कराएगा? उनको अगर शक पड़ जाएगा ना, वो देंगे नहीं पैसे तुमको, पूछताछ करेंगे तुमसे। हाँ जी, कैसे आना हुआ?
आ जाओ फिर, खुश हो जाता है तू। अच्छा बैठ जाओ, ठीक है। तो इसका समझ आ गया, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमम मतलब प्रीमियम सबसे पहला वाला जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ कॉज है वो होनी चाहिए। मेन कॉज जो आपने लिखवाए हैं उनके लिए इंश्योरेंस मिलेगी, बाकी इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। अगला क्या है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन। क्या तो फिर अगर दोनों लिखवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका क्रॉस तो है ना उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गाड़ी आपने लिखवाई है कि एक्सीडेंट और फायर, आपने खाली एक्सीडेंट लिखवाया तो या खाली फायर लिखवाया, पहले एक्सीडेंट हुई फिर फायर लगी उसी के टाइम, तो फिर एक्सीडेंट के वजह से फायर लगी ना, तो फायर तो है ना, उसमें क्या है, मिलेगा मिलेगा। डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, एक मिनट रुको, अरे वो लॉज है, ये रूल्स है, एक मिनट रुको। एक मिनट, हाँ मान लो आपने इंश्योरेंस ली स्कूटर की, थेफ्ट की, और स्कूटर हो गया चोरी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट देगी। पेमेंट देने के बाद वो स्कूटर मिल गया पुलिस को, आपने एफआईआर लगा एफआईआर कराया बगैर इंश्योरेंस नहीं मिलता, क्योंकि सबसे पहला आगे आपके चोरी की रिपोर्ट लिखवाओ, क्योंकि फिर प्रूफ हो जाता है। तो पहले फिर उसके इंश्योरेंस कंपनी आपको 45 डेज में या 50 दिन में दे देती है क्लेम। क्लेम देने के बाद उस स्कूटर की प्रॉपर्टी की राइट किसके हो गए, इंश्योरेंस कंपनी के, आपके नहीं रहे, क्योंकि आपको तो पैसा मिल गया पूरा का पूरा। अगर 1 लाख का स्कूटर है तो 1 लाख आपको मिल गया। अब वो अगर स्कूटर पुलिस ढूंढ लेती है या आपको मिल जाता है तो अब वो आपका नहीं है, अब वो किसका हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का। गाड़ी की इंश्योरेंस ली एक्सीडेंट की, अगर एक्सीडेंट होता है और आपका हेडलाइट टूटती है वगैरह वगैरह सब कुछ टूटता है और वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है और वो नया डाल देती है, तो पुराना स्पेयर पार्ट जो है वो किसका है, वो इंश्योरेंस कंपनी लेके जाएगी वहां से, वो उसको स्क्रैप में बेचेगी, वो जो मर्जी करे, वो उसका पंगा है, क्योंकि वो आपको पैसे दे चुकी है। अब उसका मालिकाना हक किसका हो गया, गाड़ी का मालिकाना हक आपके पास है, लेकिन पार्ट्स का, शीशा बदला है, पुराना शीशा उनका हो गया, हेडलाइट बदली है, मिरर बदला है, स्टीयरिंग बदला है, सीट बदली, कुछ भी बम्पर बदला है, पुराना स्पेयर पार्ट किसका है, उसका है। चोरी के बाद उसका है, अगर मिल गया तो वो उसको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये है जी सबरोगेट कर दिया, अब आपकी प्रॉपर्टी सबरोगेट होगी उसके पास। पढ़िए, ये सारे आप बड़े अलग अलग है अपने आप में, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, लिखने को भी आते हैं, पहचानने को भी आते हैं। तो चोरी होगी ना, आपका स्कूटर अपनी जगह पर चोरी होगी, कुछ नहीं करते, आपका स्कूटर गायब हो गया, आपका रिपोर्ट लिखा हो गया उसमें, तो कोई भी बोलते आपका स्कूटर वहां नहीं होना चाहिए ना फिर तो। हाँ, अगर चोरी की रिपोर्ट तूने लिखा दी तो ये पकड़ा जाएगा रास्ते में ना, नहीं पकड़ी तो ये तो नहीं पकड़ी, पर डर तो लगता है ना, रिस्क होता है, तेरे को छुपाना पड़ेगा, फिर ऐसे हेरा फेरी क्यों करनी, ऐसे पकड़ा जाता कहीं ना कहीं, कभी तो चलाएगा तू। तो अब आजकल जो स्कूटर वूटर पे इतना होता नहीं कि कोई इतना ध्यान दे नहीं रहा है, पर अगर वो मान ले सीसीटीवी इतना कोई ढूंढता नहीं है, लेकिन मान ले वो चला रहा है, उसका कोई रेड लाइट जंप का चलान हो गया, सीट बेल्ट का चलान हो गया, वो चलान से वो एक चोरी की गाड़ी है, तो ये तो गाड़ी चोरी की पकड़ी जाती है। तो मूवीज देखते हैं ना लोग, चोरी की गाड़ी से चोरी गाड़ी लेते हैं, उसे डकैती वगैरह मारते हैं, उससे क्राइम करते हैं, तो गाड़ी चोरी की होती है वो, ताकि उसका एक रिकॉर्ड नहीं होता कुछ भी। तो लेकिन अगर तेरी गाड़ी चोरी हुई और तूने एफआईआर नहीं लिखवाई कि छोड़ यार क्या करना है, और वो गाड़ी किसी टेररिस्ट ने या किसी चोर ने गलत काम के लिए यूज कर ली, तो वो गलत काम में तू फंसेगा। ये इंश्योरेंस नहीं है, ये कानून है भाई, क्योंकि तूने अगर एफआईआर नहीं कराई मतलब तूने गाड़ी उसको दी है चलाने के लिए, और वो तूने दिया है कि वो तो बोलेगा कि तूने दी नहीं, तू चोरी किया है। तो अगर आपकी कोई चीज चोरी होती है, गाड़ी स्कूटर कुछ भी, आप इमीडिएटली एफआईआर, आपका फोन भी, अगर आपका फोन चोरी होता है सबसे पहले एफआईआर करानी है। अगर मान लो किसी को फोन मिला और वो टेररिस्ट निकला या वो स्कैमर निकला, वो हैकर निकला, वो तुम्हारे पे नाम आएगा, तुमने कहा तुम्हारे नाम पे ना एफआईआर करके यू आर सेफ, कि भैया मैंने तो एफआईआर, उसके बाद जो किसी बंदा कोई मिसयूज करता है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफआईआर इमीडिएटली करनी चाहिए, इमीडिएटली। मेरी वाइफ की स्कूटी चोरी हुई थी जनकपुरी से, तो हमने ढूंढी, बहुत ज्यादा ढूंढी, पर हमको मिली नहीं। पहले हमने ढूंढी, हमको बोला क्रेन उठा के ले गई, ये हो गया, बहुत ढूंढी, नहीं मिली। फिर हमने थाने के सामने चोरी हुई थी, थाने में कंप्लेंट लिखाई, उनको बताया, सब कुछ किया,
फिर उनके मैं एक हफ्ता पीछे ही पड़ रहा कि आप ढूंढ दो सीसीटीवी कैमरा देखो, क्योंकि जहाँ से चोरी थी वहाँ पे 5 कैमरे लगे हुए थे। अब उन्होंने देखी भी है, मेरे को भी दिखा, तो दिखाई नहीं, कह रहा कुछ है नहीं उसमें, कुछ दिख नहीं रहा उसमें, पता नहीं, कह रहे कोई बंदा लेके गया लेकिन बंदा पहचान में नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं साफ साफ। तो ठीक है, हमने रिपोर्ट लिखाई है, हमने वो रिपोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को दी, पूरा का पूरा, मतलब जितने की स्कूटी की, स्कूटी लेने के 15-20 दिन बाद ही चोरी हो गई थी वो, तो बड़ी जल्दी चोरी हो गई थी वो। तो वो नई की नई थी, तो हमको पूरा का पूरा पैसा मिला, 40 डेज के अंदर पूरा पैसा मेरे अकाउंट में आ गया था। फिर हमने उस दूसरी स्कूटी ले ली, सिंपल लॉजिक है। उसके बाद अगर मिलती तो वो किसकी होती? हाँ, तो ये प्रिंसिपल कौन सा हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ सबरोगेशन, पढ़ लीजिए पूरा। पढ़ लिया जी? आ गया समझ? एग्जाम्पल दिए ना इसमें, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आता है। अब अगला प्रिंसिपल क्या है? कंट्रीब्यूशन। कई बार ना लोग एक कंपनी की जगह 3-4 कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं अलग अलग। जैसे पहले से मेडिक्लेम चल रहा है 5 लाख का, लेकिन तुम्हारी कंपनी कहती है कि इसको बढ़ाने के लिए प्रीमियम क्या पड़ रहा है, महंगा, लेकिन दूसरी कंपनी कहती है कि हम भी आपका मेडिक्लेम कर देंगे, हम सस्ते में कर देंगे। आपने करवा लिया, कंपनी सी आती है कह रही मैं और सस्ते में कर दूंगी, आपने करा लिया। तो आपने क्या करा? पहली कंपनी से 5 लाख का लिया, दूसरी कंपनी से आपने 3 लाख का लिया, आखिरी कंपनी से 2 लाख का ले लिया, टोटल 10 लाख का आपका बन गया, 5, 3 और 2 का। अब आपका नुकसान होता है 20 लाख रुपए का। आपकी हॉस्पिटल का बिल कितना आता है? 20 लाख रुपए का। तो कौन देगा पैसे? पहली, दूसरी की तीसरी? तीनों से कराया है, ए बी सी। ए से 5 लाख का, बी से 3 लाख का और सी से 2 लाख का, टोटल 10 लाख का हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी कहता है कि मिलेगा 10 लाख ही, 20 का तो मिलेगा नहीं, पर नुकसान 20 का हो गया है। तो 10 लाख रुपए किससे लूं? ए से बी से कैसे लूं? तो अगर आपका नुकसान हुआ है, आपको तीनों देंगे, उसी प्रपोर्शन में देंगे जितने का रेशियो आपका बन रहा है, तीनों देंगे। अगर सारा का सारा 10 लाख रुपए मान लो, या अब नुकसान हुआ सिर्फ 5 लाख रुपए का, कितने का हुआ? 5 लाख का, तो कौन देगा? वो 5 लाख भी तीनों देंगे 5-3-2 में। तो 5 लाख को हम 5/10 कर देंगे, तो 2.5 लाख रुपए पहली कंपनी देंगी, फिर 3/10 करेंगे और 2/10 करेंगे। 5 + 3 + 10 होता ना, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10, वो तीनों बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गलती से पहली कंपनी को पता ही नहीं कि तुमने एक और इंश्योरेंस ली हुई है, तो वो 5 लाख दे दिया, उसका तो 5 लाख देने का बनता था, उसने 5 लाख दे दिया, पर देती उसको पता लग जाएगा, क्योंकि आजकल सब कुछ लिंक्ड होता है। उसको पता लग गया कि तुमने और भी करा रखी है, तुमने बताया या उसको पता लगा, तो वो 5 लाख तुम्हें जो दे दिया, तुमसे वापस नहीं मांगेगी, वो बाकी बी, सी और सी वाली कंपनी को बोलेगी कि तुम भैया बाकी का क्लेम मेरे को दो, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस अप्रूवल लिया हुआ है। तो जब भी नुकसान होगा, सारी कंपनियां मिलकर पैसे देंगी, कोई एक कंपनी पैसा। अटमोस्ट गुड फेथ। जब आप इंश्योरेंस लोगे बी से, तो बी को बताओगे कि ए से ले रखा है। देखो सारे मिलकर आपस में लिंक्ड है। तो अगर और नहीं पता, आपने छुपाया नहीं जान के, पर आपने बताया भी नहीं कि चल कौन सी बात है, पूरा आजकल आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक्ड होता है, उसको पता लग जाएगा। हाँ, जब उसको पता लगेगा तो दूसरी कंपनी से पैसे अपने मांगेगी। यही लिखा है कि अगर फिर भी आपको एक कंपनी ने अकेली ने पैसे दिया, तो वो कंपनी बाकी कंपनी से पैसे मांगेगी, आपसे नहीं मांगेगी, क्योंकि आपको दे चुकी है, आपका काम खत्म, आप तो कस्टमर हो ना उसके। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। सब कॉन्ट्रीब्यूट करके प्लेन देंगे। ये ऐसे क्यों देंगे? आपका नुकसान तो 5 का हुआ था ना,
ये बी ने अपने अपने रेशियो की वजह से सी ने अपने रेशियो ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ, हर चीज के ना इंश्योरेंस आने में टाइम लगता है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, वो यही यही सब चेक कर रहे होते हैं, ये सारे प्रिंसिपल्स चेक कर रहे होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे होते हैं, हेरा फेरी तो नहीं हो रही। भैया तुम्हारी को एक बड़ी कंपनी लाखों रुपए दे रही है, तो बिना चेकिंग बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी तसल्ली के बाद नहीं देगी है, उसके बाद ही देगी, मतलब उससे पहले नहीं देगी, जल्दबाजी कोई नहीं करता है इस काम में। कभी हॉस्पिटल में एडमिट होकर मेडिक्लेम लिया है? लिया है कभी? अगर आप कैश में रहते हो, कैश बिल पे करते हो, आपकी छुट्टी 12 बजे हो जाती है, 11-12 बजे हो जाती है छुट्टी, लेकिन आप मेडिकल में शाम को 4-5 बज जाते हैं क्लेम आते आते, वो पूरी चेकिंग हो रही होती है, आप मेल मेल भेज रहे होते हैं कि भैया आजा आजा, वो वहाँ डॉक्टरों की टीम बैठी हर एक चीज चेक कर रहे हैं, आपको पैसा चेक करने के बाद ही क्लेम मिलेगा, वरना क्लेम मिलेगा ही नहीं। अब वो आपका डिसअप्रूव हो जाएगा, तो ये मेडिक्लेम के रूल्स होते हैं, समझ गए? पर मेडिक्लेम लेना चाहिए, मेडिक्लेम वालों का बिल कम आता है, कैश वालों का बिल ज्यादा आता है, हॉस्पिटल लूटता है कैश वालों को। मैं कई बार देखा है उसी बेड का कैश में रेट लिखा था 4,000 रुपये, हमने मेडिक्लेम लिया, तो मेडिक्लेम वाली कंपनी को जो पैसा जो लिस्ट भेजते हैं उसमें 2,500 रुपये रेट लिखा हुआ था, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के कोई रूल्स है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते, पैकेज होता है पूरा, तो मेडिक्लेम में मिलता है पैकेज। और आजकल डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की हेराफेरी बंद करने के लिए जो आपकी आईसीएमआर है, उन्होंने क्या कर दिया है कि हर मेडिक्लेम का, हर बीमारी का एक फिक्स क्लॉज कर दिया कि इतने इससे इस रेट से ऊपर चार्ज आप कर ही नहीं सकते, तो हॉस्पिटल पूरा पूरा बिल उसी का भेज देता है। लेकिन कैश वाले को ओवर चार्ज करते हैं, कैश वाले को बार बार बोलेंगे जाओ भैया दवाइयाँ खत्म हो गई लेके आओ, दवाइयाँ खत्म हो गई, इंजेक्शन खत्म हो गया लेके आओ, ये खत्म हो गया। मेडिक्लेम वाले को कुछ नहीं बोलते, वो सब कुछ हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, टेस्ट वैसे हॉस्पिटल सब उसी के अंदर पैकेज में इंक्लूड है, आपको कुछ भी नहीं करना, कैशलेस, आपको खाली बंदे को एडमिट करना है, एडमिट करते रहे आपके 5-10 हज़ार रुपये लेते हैं, छुट्टी करते रहे वापस कर देते हैं। सिक्योरिटी का क्लेम ना आया तो कुछ ना कुछ है, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो क्लेम में कवर नहीं होते, 500-600 हज़ार 2,000, वो काट के आपको वापस मिल जाते हैं, वरना पूरे मिल जाते हैं। तो मेडिक्लेम में छुट्टी होने का नुकसान है कि लेट होती है, पर वैसे फायदा है, आप एसी ऑफिस में बैठे, आपको क्या दिक्कत है, फर्स्ट क्लास कमरा मिल रहा है आपको। कैश वालों से लूटते हैं, उनको तंग भी करते हैं, और मतलब उनका तो पूरा वो तो मांगते हैं, कैश वाला बंदा है, उनके तो मुर्गा बकरा है, वो तो पूरा निचोड़ लेंगे उसको, तो उसका तो घर भर खाली कर देंगे। मेडिक्लेम वालों कर नहीं सकते, गवर्नमेंट बीच में पड़ी है, गवर्नमेंट कही है अगर 80,000 का बिल है, मतलब अगर ये बीमारी है, इसका 80,000 का पैकेज आ सकता है, उसके ऊपर हम देंगे ही नहीं, उससे ऊपर मिलेगा ही नहीं उनको, तो वो उसी में कर देंगे, समझ गए? उनको पढ़ना है उसको करके, उससे ऊपर मांग ही नहीं सकते ना, वो गवर्नमेंट ने मैक्स टू मैक्स कर दिया है, उससे कम मांग सकते हैं, वो कम मांगेंगे क्यों? कम मांगते ही नहीं, पूरा पूरा मांग लेते हैं वो, तो गवर्नमेंट के हाँ लो पूरा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इससे ऊपर देंगे नहीं। बाकी वो कस्टमर से मांग नहीं सकते, क्योंकि पूरा कस्टमर ने इंश्योरेंस ले रखी है, तो ये पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन का पूरा पड़ी है। यहाँ पे आपके अगली बुक में अगला पॉइंट लिखा है कोई? नहीं, एक पॉइंट मैं लिखाऊंगा जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस एनसीईआरटी में इसमें नहीं है, पहले पूरा पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। प्रिंसिपल हो गए हैं अभी खत्म, फिर लाइफ, मरीन और फायर, हाँ चैप्टर खत्म अगली बार, तो जो आज आए नहीं, ये मुश्किल है, अपने आप समझ भी नहीं आएगा ये, वही तो कह रहा हूँ, इसमें ना कुछ भी तो कैसा आएगा, केस स्टडी आएगी, मैं पूछूंगा अगली बार, आपको पहचानना है कौन सा प्रिंसिपल यूज हुआ, या बंदे ने या कंपनी ने वायलेट किया। जैसे मैं तेरे को इंश्योरेंस दे रहा हूँ, तूने मेरे को कॉल किया सर इंश्योरेंस, मैं कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में तेरे घर पे आ गया, सारे डॉक्यूमेंट्स है, और अभी तू रीड कर रहा है, तो कह रहा है ठीक है मैं कल कर दूंगा साइन, मैं तो यार सबको सब पता, सब बता तो दिया मैंने आपको, सर साइन कर दो प्लीज, फिर तो नहीं मैं आराम से रीड करूंगा, अरे सर सब सब कुछ तो वही सब तो होता है, सब कुछ गिरा पे वही तो रूल्स होते हैं, मैं जान के तेरे को फोर्स कर रहा हूँ साइन करके और करवा के ले गया, तो विच प्रिंसिपल ऑफ आई हैव वायलेटेड, आंसर है अटमोस्ट गुड फेथ। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके रियल लाइफ, और जो तू पूछ रहा है ना क्वेश्चन, ये सब केस स्टडी है, ये सब पूछनी तुम्हारे को बनती है, क्योंकि यही सब अगर तेरे मन में आ रही है, तो टीचर के मन में आ रही होंगी, वो क्वेश्चन बना के भेज देगी इसको, तो यहाँ हम बैठ के बीएससी में बातें क्यों करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है कभी ना कभी, और ये काम आता है। 10th में याद है कितनी बातें काम आई थी, लास्ट में क्वेश्चन बन के आई थी हमारी बातें, वो सेम क्वेश्चन बन के आया था, हम खुद डर गए थे ये क्या हो गया, कल तो बात की थी इस बारे में हमने। और भाई साहब जल्दी फिर मिटिगेशन लिखवाता हूँ मैं आपको, बुक में जगह को बना लो, वहां लिखनी है, जरा सही है, 2-3 लाइनें ज्यादा है नहीं, 2-3 लाइनें लिखूंगा, मैंने तो यहाँ लिखवा रखी है बच्चों को नीचे।
पढ़ लिया जी, समझ आ गया कंट्रीब्यूशन का। अब लिखो मिटिगेशन, MITI गेशन। एनसीईआरटी तो बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ है, क्या है मिटिगेशन बताऊं? मैं लिखवाऊंगा, आप खुद समझ आ जाएगा। द इंश्योर्ड मस्ट टेक reasonable steps to minimize the loss or damage otherwise the claim may not be approved। क्या मतलब बन रहा है इसका? नहीं, अदरवाइज द क्लेम मे नॉट बी अप्रूव, कि आपने अगर मान लो फायर की इंश्योरेंस करा दी, इसका मतलब नहीं आप वेले हो गए आराम से। आपने अगर आपको अपने फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं, फायर वो जो होता है सेंसर लगाने हैं, ये सब कुछ आपको जान के नहीं वो गैजेट्स खुले छोड़ देने। हाँ इंश्योरेंस करा के कहा घर के बाहर जा रहे हैं, पंखा छोड़ दो खुला, लाइट छोड़ दो, इंश्योरेंस तो रखी है। अब गाड़ी की थेफ्ट की करा रखी है, लॉ की मत करो गाड़ी, तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। मैंने स्कूटी चोरी हुई थी ना, वो बैटरी वाली स्कूटी थी, नई आई थी बैटरी स्कूटी जो थी ना ईवी, अब तो अलग, पहले बैटरी वाली थी। तो उसमें मेन जब मेरी चोरी हुई ना, तो सबसे पहले दुकानदार को फ़ोन किया मैंने, मैं कहा ऐसे चोरी हो गई, अभी तो दी थी। दुकानदार कहता कि FIR लिखवाओ, लेकिन उसमें सबसे पहले ये लिखवाना कि हमारी स्कूटी लॉक थी उससे, वो वाला जो साइकिल का ताला नहीं होता उससे। मैं कहा क्यों? कह रहा बैटरी वाले में गवर्नमेंट का रूल है कि जहां भी पार्क करोगे चेन लॉक करना जरूरी है। अब नहीं है, पहले था। अगर आपने चेन लॉक नहीं किया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, और हमने नहीं किया था पर लिखवा दिया हमने। हाँ, क्योंकि हमको दुकानदार ने बता दी थी ये बात, तो हमको खुद अब गाड़ी की इंश्योरेंस कराए तो लॉक मत करो, कोई बात हुई तो चोरी हो ही जाएगी ना। आप तो खुद ही तो इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओगे, आपको भी स्टेप्स लेने हैं कि ये चीज नुकसान, फायर, थेफ्ट, जो भी चीज फ्लड वगैरह के लिए, कि ये सब नुकसान ना हो। आप गैजेट्स अच्छे लगाओ, तारे अच्छे लगाओ, सब कुछ बढ़िया से लगाओ। अगर आपका पकड़ा गया इन्वेस्टिगेशन में कि आपकी गलती से चोरी हुई है, अगर वो आपकी बातों में, आपके बयान में निकल गया कि हमने चाबी नहीं लगाई थी या भूल गए थे लॉक करना, तो क्लेम मिलेगा नहीं, गलती तो आपकी है, ठीक है ना। अगर आपकी गाड़ी का क्लेम है कि गाड़ी चलते एक्सीडेंट का क्लेम है, सब कुछ है, पर पता लगा कि एक गाड़ी एक माइनर चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ, तो क्लेम। हाँ, अभी पीछे मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी गाड़ी, वो अमृतसर से दिल्ली आ रहा था और एक बंदा मर गया बाइक पे, पूरी फैमिली थी, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे। 35 साल का बंदा मर गया, हस्बैंड की डेथ होगी, वाइफ हॉस्पिटलाइज में मर गया। तो जब इसको थाने लेके गए तो इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी की इंश्योरेंस थी, गाड़ी के इस तरह का इंश्योरेंस है। जब पता लगाया तो इंश्योरेंस थी ही नहीं, पहली बात नहीं, इंश्योरेंस थी, सॉरी इंश्योरेंस थी। तो फिर इसको बोला कि भाई गाड़ी की इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, फिर बात खत्म होगी। तो जब पता लगा कि इस बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है, भाई के पास है, ये 20-22 साल का, लेकिन लाइसेंस नहीं है, इन्होंने मुकर गई, कह रहा आपका लाइसेंस नहीं गाड़ी के चलाने का, तो आप गाड़ी चला कैसे रहे हो? उस केस में अगर गाड़ी ठुकती है तो हम क्लेम, गलती उसकी है भाई, एक अन्य गवर्नमेंट के से लाइसेंस बंदा नहीं है जो गाड़ी चला सकता है, वो चला रहा है गाड़ी, तो हम क्लेम नहीं देंगे। अब उसको पैसे भरने पड़ रहे हैं उसका। अब वो इंश्योरेंस क्लेम होता तो 10-20 लाख रुपए की इंश्योरेंस थी, वो इंश्योरेंस कंपनी देती। अब प्रॉब्लम है कि वो 50 लाख तक बात पहुंची हुई है, देखिए वो बंदा मर गया ना, उसकी होल लाइफ की बात होगी, तो अगर होल लाइफ उसको कौन देगा, कमा के कौन देगा? वो 50 लाख केस चल रहा है उसका। तो हाँ, अगर आप कोई चीज का, अगर आपने होटल खोला है, फायर इंश्योरेंस लिए, तो आपको भी गैजेट्स लगाने, और आपको ध्यान रखना कि आग ना लगे। आपकी पूरी कोशिश होगी कि आग ना लगे, फिर भी लगती है तो क्लेम मिलेगा। लेकिन आपने गैजेट्स खुले छोड़ दिए, लाइटें छोड़ दी, और चल रहा है काम, स्टीमर चल रहा है, गीजर चल रहा है, आपने AC, गीजर, मोटर, प्रेस सब कट्ठे चला दिया, तो ये आपकी गलती ना, आग तो लगेगी। तो ओवरलोडिंग होने से बचाना किसका काम था? आपका। इंश्योरेंस लेने का मतलब तार हल्की लगा दो, तो आपको खुद भी ध्यान रखना है। तो इसमें एग्जाम्पल बना के लिखना, बना के लिख दो, या अपने आप देख लो कि थेफ्ट इंश्योरेंस ऑफ कार
का बना के लिख दो कि इट डजंट मीन कि वी शुड नॉट लॉक द कार, वी शुड टेक स्टेप्स टू अवॉइड द थेफ्ट, ऐसा कुछ भी बना के लिख दो। ठीक है, एक बार हेडिंग्स लर्न कर लो, फिर मैं अकाउंट स्टार्ट करूंगा 2 मिनट में, और हेडिंग्स का मैं अभी आके क्वेश्चन पूछूंगा। अरे वीडियो बंद कर दे क्या।